हेलो, वेलकम टू माय चैनल आर्या द लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको जो भी टॉपिक पूछने हों इंग्लिश से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड, आप वो टॉपिक्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दें तो मैं उस पर वीडियो आपको पोस्ट कर दूँगा। और बहुत से बच्चे क्लासेस की बात कर रहे हैं तो क्लासेस मैं अभी रेडी नहीं कर पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। जैसे ही लॉकडाउन में कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ और नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट देती है तो फिर मैं क्लासेस रेडी करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तब तक मैं आपके टॉपिक्स को ऐसे ही शेयर करूँगा जैसे मैं अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ रेगुलर। आपको जो भी कुछ जानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं आपको श्योर उसका आंसर दूँगा। आज एक कमेंट आया है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मस्ट का यूज़ पिछली कुछ क्लासेस में मैंने हाई स्कूल में कुछ बच्चों को पढ़ाया था। तो फ़िलहाल ये क्वेश्चन उन्हीं की तरफ से हैं कि कुछ रूल्स चेंजेस हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हाई स्कूल में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ही होता है, फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको मैक्सिमम बता सकूं। और नियर अबाउट मैंने आपको पढ़ाते समय बोला भी था कि लगभग 70 to 80% ऑफ ग्रामर मैं आपको इस टॉपिक पे क्लियर कर रहा हूँ। अभी आगे इंटर में आपको और 20% पढ़ना होगा, तब ये टॉपिक्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो अब समय आ गया उनको पढ़ने का, और जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिस करते समय आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे या कुछ नई चीज़ें सुनने में आ रही होंगी, तो वो पुरानी बातें आपको याद हैं, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। फ़िलहाल अब आगे की बात करते हैं। तो अब जो टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं आप मेरे पास भेजो, मैं उन्हें श्योर करके आपको रिटर्न करूँगा। और फ़िलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में एक टॉपिक था मस्ट का यूज़। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में मस्ट का यूज़ डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे होता है और उसके क्या रूल्स हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हम आगे कॉपी पे देखेंगे। अब आप मुझे विजुअल नहीं देख पाएंगे, तो वीडियो बनाते हैं आगे। आप क्लास अटेंड करिए और आपको जैसा भी समझ में आया हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। अगर ना भी समझ में आया हो कोई पॉइंट तो भी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका दूसरे वीडियो में आंसर दे दूँगा। लेट्स ट्राई टू हैव दिस नेक्स्ट रूल्स आफ्टर हाई स्कूल। तो ये जो क्लास होगी ये इंटरमीडिएट को बेस रख के मैं आपको बना रहा हूँ, और पिछली क्लासेस में जो मस्ट के यूज़ थे उसको रिवाइज़ करूँगा और आगे आपको कैसे और मस्ट को मॉडिफाई रूल में देखना है वो देखेंगे। ओके, स्टार्ट। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ मस्ट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इससे पहले आप लोगों को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स मालूम होंगे, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज मस्ट के यूज़ को देखेंगे कि मस्ट कैसे डायरेक्ट नरेशन में यूज़ होता है और उसे इनडायरेक्ट नरेट करने के लिए हमें क्या चेंजेस करने होते हैं या क्या चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो मस्ट का यूज़ हम पहले देखेंगे कि मस्ट एक्चुअली कितने तरह से यूज़ हो सकता है डायरेक्ट नरेशन में। तो पहले हम वो चीज़ें देख लेंगे कि मस्ट किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। तो देखिए, मस्ट तब यूज़ होगा जबकि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा हो। यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है मस्ट जहाँ पे भी यूज़ हुआ है डायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में, वहाँ पे वो मस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी बात होगी कि वो जो सेंटेंस जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में पहचानेंगे वो हमेशा सत्य रहने वाली, सदैव सत्य रहने वाली बात होगी और वो सभी के लिए एक समान लागू होगी। और ये इसका फर्स्ट यूज़ होगा। दूसरा यूज़ हो सकता है कि मस्ट जिस पर्पस के लिए यूज़ हुआ हो वो एक
नेचुरल लॉ हो, नेचुरल लॉ हो सकता है। नेचुरल लॉ का मतलब भी सही यही यूनिवर्सल ट्रुथ की ही तरह है कि ये सत्य बात तो है, नेचुरल लॉ सत्य बात तो है, लेकिन सबके ज़रिए मानी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ से अलग पार्ट हो जाते हैं और इस तरह से भी मस्ट का यूज़ हो सकता है। तीसरी बात जो होगी वो मॉरलिटी की होगी। मॉरलिटी हो सकता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कि मॉरलिटी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत ही आता है। 6 पॉइंट्स आपको याद होंगे, वो 6 पॉइंट्स में मॉरलिटी भी था एक पॉइंट जो यूनिवर्सल ट्रुथ को ही बताता था। तो मॉरलिटी भी हो सकता है। मॉरलिटी मीन्स हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या हैं, इनसे रिलेटेड टर्म्स हो सकते हैं जिनमें मस्ट का यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा जो बात होगी वो जनरल फ्यूचर ऑब्लिगेशन या कंपल्सन, मैं उसे कंपल्सन से लिखता हूँ या इसी आपको समझ आ जाएगा। कंपल्सन हो सकता है। कंपल्सन मतलब शिकायत या मजबूरी। मजबूरी है किसी काम को करने की, आपको अगर मजबूरी बताई जा रही हो या आप बहुत ही श्योर हो रहे हो कि ये काम करना ही करना है, तो ऐसे केसेस में भी मस्ट का यूज़ हो सकता है डायरेक्ट नरेशन में। तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी आप इसे कह सकते हैं। भविष्य में आप किसी बात को तय कर रखे हों कि इसे करना ही है, हाँ, श्योर करना है, तो फिर वो कंपल्सन या फ्यूचर ऑब्लिगेशन के रूप में जाना जाएगा। और इस तरीके से मस्ट के ये 4 तरह के यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट 3 यूज़ ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो और इन्हीं के लिए बोला गया था कि इनमें मस्ट नो चेंज होता है, यानी मस्ट बदलता नहीं है। अगर डायरेक्ट नरेशन में मस्ट का यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्टली भी हम मस्ट ही अप्लाई करेंगे डायरेक्ट सेंटेंसेस में। और कंपल्सन ये एक नया केस है जो आपको इंटरमीडिएट में देखने को मिलेगा। कंपल्सन होने पे या फ्यूचर ऑब्लिगेशन होने पे या पास्ट ऑब्लिगेशन होने पे प्रेजेंट का भी हो सकता है। तो कोई श्योर वर्क, कोई ऐसा काम जो आपने एकदम श्योर कर रखा है कि करना ही करना है, तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर मस्ट यूज़ हो रहा है या मस्ट का यूज़ इस केस को दिखा रहा है, तो इस केस में आपको मस्ट को चेंज करना होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि ये बातें आपको समझ आ जाएं। पहले हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, माई फादर सेड वी मस्ट ड्रिंक वाटर टू लिव। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फादर बोल रहे हैं कि वी मस्ट ड्रिंक वाटर टू लिव, मीन्स ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बात जो बताई है उन्होंने कि वाटर पीने की बात है और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदैव सत्य रहने वाली बात को दर्शाती है। और ये बात सब पे लागू होती है, जितने भी जीव जंतु हैं सभी पे लागू होती है। विदाउट वाटर वी कांट लिव, बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं। तो ये सेंटेंस में जो मस्ट का यूज़ किया गया है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट चेंज नहीं होगा। और इससे अगर हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ये सेंटेंस होगा, माय फादर सेड दैट, वी हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट सब्जेक्ट यहाँ पे माय फादर है और वी में सभी पर्सन आते हैं, एक प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे
जो भी अप्लाई करेंगे हम प्लूरल में ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वी ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा वी। और मस्ट भी आपको नहीं चेंज करना है, तो वी मस्ट ड्रिंक वाटर। सर भौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो नो चेंज होता है। तो यहाँ पे कोई भी बात आपकी नहीं बदलनी है, एज इट इज़ यूज़ होना है। केवल एक वर्ड दैट आपको यूज़ करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यूज़ होगा दूसरे सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए। यानी ये सेंटेंस, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए आपको कंजक्शन दैट का यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस आपका होता है, माई फादर सेड दैट वी मस्ट ड्रिंक वाटर टू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दे सेड वन must obey one's parents. They said one must obey one's parents. पेरेंट्स को हमें क्या करना है, पेरेंट्स को ओबे करना है, उनकी बात माननी है। और ये यहाँ पे ये सेंटेंस हम जानते हैं कि ये सेंटेंस कैसे है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक बाध्यता है, हमारी नैतिक कर्तव्य है हमारा, कि हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। और नैतिक बाध्यता भी मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत ही होते हैं या उसके जैसे ही होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में भी कोई चेंज नहीं होगा और ये भी एज इट इज़ यूज़ होंगे। दे सेड दैट वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ मिला था, सेकंड सेंटेंस में भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसे ही केस मॉरल ड्यूटी मिली है मस्ट के यूज़ में। तो इसमें भी नो चेंज होगा, यानी सेंटेंस आपका नहीं बदलेगा, जैसा रिपोर्टेड है एज इट इज़ वो यूज़ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, जिसमें हम नेचुरल लॉ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे द प्रिंसिपल सेड the principal said one must be careful enough. One must be careful enough. The principal said one must be careful enough. किसी को भी क्या होना चाहिए, केयरफुल, पर्याप्त सावधान रहना चाहिए। अपने एटमॉस्फेयर में किसी को भी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। और ये केस भी सभी पे लागू होता है। लेकिन फिर एक बात आती है, प्रिंसिपल बोल रहे हैं केयरफुल होना चाहिए, कुछ इसको अपोज भी कर सकते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, जो ख़ास तौर से लापरवाही दिखाते हैं अपने कामों में, वो इस लॉ को नहीं मानेंगे। तो ये एक नेचुरल लॉ है जो कि होना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, नहीं मानते हैं। तो ऐसे केस नेचुरल लॉ के अंतर्गत आएंगे। और इनमें भी, नेचुरल लॉ में भी आपको इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं करना है, ये सेंटेंस भी एज इट इज़ यूज़ होंगे। द प्रिंसिपल सेड दैट one must
बी केयरफुल एनफ। ये केस थोड़ा सा अलग है, तो मैं एक और सेंटेंस इस पे दिखाता हूँ आपको। सपोज़ एक और देखते हैं, जैसे माई फादर सेड what my father said. My father said we uh, we must we must work hard to get success in our life. My father said we must work hard to get success in our life. हमें अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ये बात आपको आसानी समझ में आ रही होगी। आपके पास बहुत से ऐसे केस होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बिल्कुल वर्क नहीं किया और वो सक्सेस हैं, या सक्सेसफुल हम उन्हें मानते हैं। तो ऐसे केसेस हमको अक्सर दिख जाते हैं, या हम भी इस पे टोटली बिलीव नहीं करते हैं। हम आपकी भी ये थिंकिंग होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशंस में ऐसे बच्चे सेलेक्टेड हो जाते हैं जो कभी पढ़ते लिखते नहीं दिखाई देते। तो ये सेंटेंस है तो सही है, इसमें कोई ना नहीं कर सकता है इसको, इस पर बिलीव करने के लिए, बट वो पूरे मन से इसको मानते भी नहीं हैं। तो ऐसे केसेस नेचुरल लॉ ही बोले जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ की लिस्ट में तो नहीं आएंगे, लेकिन नेचुरल लॉ बोले जाएंगे। देखिए फिर से मैं फ़र्क बता दूं, यूनिवर्सल ट्रुथ और नेचुरल लॉ में फ़र्क जो है तो सिमिलर चीज़ें ही हैं, आपको एक जैसी ही लगेंगी, बट एक ही फ़र्क है कि नेचुरल लॉ को ना नहीं किया जा सकता, बट यूनिवर्सल ट्रुथ को ना नहीं किया जा सकता, बट नेचुरल लॉ में अपोजिशन हो सकते हैं, अपोज किया जा सकता है, या सभी उस पर बिलीव करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो फिलहाल ऐसे केस भी आपके नो चेंज होते हैं, तो इनडायरेक्टली आप इसे कैसे बोलेंगे? माई फादर सेड दैट वी must work hard to get success in our life. My father said that we must work hard to get success in our life. Well, तो ये तीन बातें जो आपको नेचुरल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल लॉ और मॉरलिटी या मॉरल ड्यूटीज़ को शो करने वाले सेंटेंसेस में मस्ट का यूज़ अगर हुआ है, या मस्ट यूज़ होने से हमें इन तीन बातों का अगर पता चलता है, तो फिर वो वहाँ पे हम मस्ट चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस एज इट इज़ हमारे यूज़ हो जाएंगे। हाँ, वो रूल थर्ड जो मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर चेंज होने की कंडीशन में है तो हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे कोई केस नहीं थे जिनमें चेंज हो, इसलिए चेंज नहीं हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे केसेस जिनमें मस्ट चेंज होता है। तो ऐसे केसेस कैसे होंगे, तो वो कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे ही सेड आई मस्ट गो नाउ। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में मस्ट का यूज़ आई ने अपने लिए अप्लाई किया है, आई मस्ट गो नाउ। ये किसी को सजेशन भी नहीं है, किसी को सलाह भी नहीं है। सलाह जैसे नेचुरल लॉ सजेशन के तौर पे आइडेंटिफाइड होते हैं, तो वैसा केस ये दिख ज़रूर रहा है,
बट ये आई मैं केवल अपने लिए कर रहा हूँ, तो अपना कोई एक वर्क है जो मैं श्योर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एक कंपल्सन जैसी स्थिति है कि मुझे काम करना ही होगा। आई सेड सॉरी ही सेड, उसने कहा आई मस्ट गो नाउ, मुझे अवश्य जाना चाहिए, अब मुझे अवश्य जाना चाहिए। तो जिस समय उस बंदे से बात हो रही थी उस समय उसने यही सेंटेंस बोला था कि अब उसको उस समय अवश्य जाना चाहिए। तो उसने अपने लिए एक वर्क को श्योर कर लिया था, एक श्योर ऑब्लिगेशन था उसके पास, एक डिसीज़न उसने लिया था एट अ मोमेंट। तो ये बात सब पे लागू नहीं होती है, ये उसी के ऊपर ही लागू होती है। तो इसलिए ये सेंटेंस में मस्ट यहाँ चेंज होगा, क्योंकि ना तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ शो कर रहा है, ना ही नेचुरल लॉ शो कर रहा है, और ना ही मॉरलिटी है। तो फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक कंपल्सन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सेंटेंस में मस्ट चेंज होगा। तो अब मस्ट चेंज होके कैसे होता है, आपने कंपल्सन में पहले भी पढ़ा है कि जब हम कंपल्सन होता है तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली इस मस्ट को हम हैज़ टू, हैव टू या विल हैव टू में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम वैसे ही चेंज करेंगे। अब ये सेंटेंस इनडायरेक्टली हो जाएगा ही सेड दैट आई, ही से चेंज हो जाएगा, सेटअप फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो ही, अब यहाँ पे मस्ट हटेगा। अब ये पास्ट कंडीशन है तो ये मस्ट हैज़ टू, हैव टू का पास्ट कंडीशन है, हैड टू में चेंज हो जाएगा, हैड टू गो देन। नाउ को देन में चेंज करते हैं, ये आपको मालूम है। तो ये यहाँ पे मस्ट का चेंज आ गया। अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ मस्ट क्यों चेंज हुआ है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट में है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, किसी और दूसरे के लिए किसी भी प्रकार से ये वर्क लागू नहीं होता है। तो ये एक श्योर डिसाइडेड वर्क है जो ही ने खुद के लिए अप्लाई किया था। इस वजह से ये चेंज होने लायक है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल में देखते हैं इसे। ये थोड़ा सा पास्ट में सेंटेंस था तो ये हैड टू में चेंज हो गया। अब मैं दिखाता हूँ अगर ये प्रेजेंट में हुआ तो आप कैसे चेंज करेंगे। सपोज़ सेम सेंटेंस है, अगर यही होता ही सेज आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, ही सेज, तो कहता है आई मस्ट डू इट, मुझे इसे अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को अब हम चेंज कर सकते हैं, क्यों, सेम केस, खुद के लिए उसने एक वर्क श्योर कर लिया है और वो मजबूर हो गया उस वर्क को करने के लिए, इसलिए चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा ही सेज दैट। अब ये प्रेजेंट सेंटेंस है, आई आपका ही में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। और यहाँ सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट केस में या प्रेजेंट के केस में हम क्या करते हैं, अंदर टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो अंदर का जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट में ही होगा। इसलिए मस्ट को हम हैज़ टू में चेंज करेंगे, ही हैज़ टू डू इट। ओके, और सेंटेंसेस को फ्यूचर में देखते हैं। अगर ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होगा, सपोज़ मैंने कहा शी विल से I must go there tomorrow. I must go there tomorrow. She will say I must go there tomorrow. Then इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग है उसकी, श्योर प्लानिंग है, तो करेंगे शी विल से दैट, सेम टेंस होगा तो दैट, आई अकॉर्डिंग टू शी will, she will have to go there
टुमारो। यहाँ पे एक नई बात आपने देखी कि यहाँ मैंने टुमारो नहीं चेंज किया है, जबकि टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको एक केस थोड़ा सा बताऊँ कि द नेक्स्ट डे का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब जो समय सेंटेंस बोला गया हो उसके बाद में उस सेंटेंस को श्योर किया जा रहा हो, राइट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंस हमारे फ्यूचर के हैं। उसने अभी कहा नहीं है इस बात को, ये कहेगी, शी विल से, वो कहेगी, तो ये तो पास के सेंटेंस ही नहीं है। तो जब ये वर्क अभी, ये सेंटेंस अभी हुआ नहीं है, ये सेंटेंस होने वाला है, तो ऐसे केस में फिर हम टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज नहीं कर सकते, फिर टुमारो को टुमारो में ही चेंज करेंगे। इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस लिखते हैं इस पर। सेम केस अगर ये प्रेजेंट में भी हुआ तो भी यही करेंगे। अगर यहाँ पे शी सेज होता तो भी सेम टुमारो आपका चेंज नहीं होता। शायद आपके मन में क्वेश्चन बन रहा हो, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, चाहे शी विल से हो या शी सेज हो, ये दोनों ही कंडीशन में टुमारो ही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग है आपकी और वो फ्यूचर में अभी हुई नहीं है, ये होने वाली है। तो इस ऐसी कंडीशन में आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्टली भी रिफ़र करेंगे तो वो टाइम आउट नहीं हुआ होगा आपका, और इसलिए वो टुमारो ही रहेगा। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही सेड आई मस्ट फाइंड अ जॉब for my son soon। अभी सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में हम यहाँ पे देखें, ही सेड आई मस्ट फाइंड अ जॉब फॉर माई सन सून। अब ये वर्ड जो सून आया है, इसने इस सेंटेंस में होने वाले वर्ब को फ्यूचर प्लानिंग में डाल दिया है। तो ये फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, एक भविष्य में होने वाला कर्तव्य है, निर्धारण है। तो ऐसे केस में हम ये सेंटेंस में इसको फ्यूचर का ही मानेंगे, यानी कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर को ही करेगा। अब इसका हिंदी भी अगर देखेंगे तो होगा, मैं आई मस्ट फाइंड अ जॉब फॉर माई सन सून, मुझे जल्दी अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए एक नौकरी तलाशनी होगी। इसलिए होगी को रिफ़र कर रहा है, यहाँ अवश्य चाहिए को रिफ़र नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे विल का यूज़, यहाँ विल छिपा हुआ यूज़ है, तो इससे आप अब जब चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस होगा, ही सेड दैट ही, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही वुड। अब ये पास्ट है तो ये विल को हम वुड में यूज़ करेंगे, ही वुड हैव टू find a job for his son soon। तो ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। एक बार मैं सारे सेंटेंसेस आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसे अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ओके, आप इसका शॉट ले सकते हैं और फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल, दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम अगेन। और आपको जो भी क्वेश्चंस हो रहे हों आप कमेंट में ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी मैं
किसी की भी प्रॉब्लम शेयरिंग कर रहा हूँ तो आप तक पहुँच जाएँ। आपकी प्रॉब्लम एक की नहीं, एक से ज़्यादा की भी हो सकती है, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। गुड डे।